द मेंटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स को अनाउंस कर दिया है और इलेक्शन की तैयारियों में सभी लोग जुट गए हैं। होपफुली उसी तरीके से आप भी जो है अपनी तैयारियों में जुटे होंगे और आपने भी एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको निकाल लिया होगा, द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो है इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। इलेक्शन कमीशन अभी वैसे तो क्या है कि ये हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत हॉट टॉपिक रहता है। इससे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इवन रेलवे के भी आप पिछले जो एएलपी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें उठा के देख लो तो आपको इलेक्शन कमीशन के जो है वो क्वेश्चन 2-3 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात ये है कि डेप्थ कितनी है। हर एग्ज़ाम के हिसाब से अलग अलग डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आपको इलेक्शन कमीशन पूरा डेप्थ में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं हम। ये जो है हॉट टॉपिक अभी इसलिए है कि क्योंकि जनरल इलेक्शन आ चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो हम करंट अफेयर्स की जो लिस्ट है वो ढूंढते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको जो एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते हैं ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेटेड तो हैं करंट अफेयर में, करंट जो इवेंट चल रहे हैं उनसे, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं जो अपने स्टैटिक पोर्शन में होता है, उसी पोर्शन में से एक इलेक्शन कमीशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन। ये एनालिसिस लास्ट में देखेंगे। अब जब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शंस की, इलेक्शंस का दौर इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिश राज था, जब पहली बार ये जो है मॉडर्न इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए। पहली बार जब इलेक्शन का इंट्रोडक्शन किया गया तो 1892 को जो एक्ट आया था उसके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जी बात आ गई कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्या? बेसिकली इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक चुनाव है। चुनाव को जो बॉडी ढंग से करवा दे, इंडिपेंडेंटली और फेयरली करवा दे, उस बॉडी को जो हमने इलेक्शन कमीशन बोला। बेसिक बात देखो ये है, इसका जो फंडामेंटल मोटिव है वो ये है कि इलेक्शन करवाना फेयरली और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत है। अब डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ है उनमें इलेक्शन के जो 2 टाइप हैं, उन 2 टाइप में से कौन कौन से टाइप हैं? एक तो डायरेक्ट इलेक्शंस, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो डायरेक्ट इलेक्शन है बच्चों, वो इलेक्शन जिसके अंदर आप वोट कास्ट करते हो, एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो वोट कास्ट करता है, 18 साल के प्लस का युवा वोट कास्ट करता है और डायरेक्टली उसको चूज करता है। कौन कौन से इलेक्शन हो गए? एमपी का इलेक्शन, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद। एमएलए का इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपके विधायक साहब। आपने वोट दिया और आपके वोट से जिस भी उम्मीदवार को अधिक वोट मिले उसका चयन हो गया। तो इसी प्रकार से लोकल लेवल पर भी जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट टाइप के हैं। अब डायरेक्ट टाइप की कई बार ये पूछ लेते हैं किसी एग्ज़ाम में कि मेथोडोलॉजी क्या है, तो FPTP। अब FPTP का मतलब क्या हुआ? FPTP का मतलब जिसको आप वोट दोगे और जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो विन करेगा। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस देख लेते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आती है
आपको पता है ना बच्चों की इनडायरेक्ट इलेक्शन किससे होते हैं? तो अभी वीडियो को पॉज करो और गैस करो कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो है इनडायरेक्ट टाइप के इलेक्शन हैं। होपफुली आपने पॉज किया। अब देखते हैं राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य। अब राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए हमें बेसिक में जाना पड़ेगा। वो बेसिक हम दूसरी क्लास में देख चुके हैं। अब चलिए अपन ज़्यादा डाइवर्ट ना होकर इलेक्शन कमीशन पर आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब जी बात आई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक निकाय। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब जो ये हमारा बॉडी है, जो ये हमारा ऑफिस है, इसका जो ओरिजिन है वो डायरेक्टली कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से है। मतलब जो इसके पावर आएंगे, इसके रोल आएगा, इसको किस में डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। अब दूसरा बात, अब मैंने एक बात बताई थी कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, रोल क्या होगा? फेयर इलेक्शन करवाना। अब जिस व्यक्ति को फेयर काम करना है उसको क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट। तो ये एक परमानेंट बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। परमानेंट क्यों? क्योंकि जिसको अपनी सिक्योरिटी का इश्यू होगा, जो इनसिक्योर होगा, वो कभी भी बच्चों बायस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बायस ना हो, इसके लिए ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर परमानेंट और इंडिपेंडेंट किया। और जो इसको पावर दी गई वो डायरेक्टली कहाँ से दी गई? कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई। अब काम क्या है इसका? इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब बात तो हमने कर ली कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो मतलब जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में कहीं ना कहीं इसका मेंशन जरूर होगा। क्योंकि अभी तो बात की थी कि इसके जो पावर्स और इसके जो राइट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो आर्टिकल 324 टू 329 विच गिव द राइट्स टू द इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन को जो राइट्स मिलते हैं वो इन आर्टिकल्स के अंदर से मिलते हैं। और पार्ट कौन से में है? 15। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 गिव्स द पावर टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को पावर देता है सुप्रीडेंस करने की, डायरेक्शन और कंट्रोल करने की। किसको? इलेक्शन को। और किसको? ठीक है, सुप्रीडेंट कर रहा है और डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, मतलब निर्देश दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब किसके इलेक्शन के लिए कर रहा है? ये अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। अब उसको समराइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्शन हो गए, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो रोल में आ जाएगा। एक तो हो गया पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वहाँ ये रोल में आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी इलेक्शन होने हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी होती है? जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा के अंदर चुनाव में चुनकर कौन जाते हैं? एमएलए। आप पॉज कर आंसर दे दिया करो, कोई बात नहीं है। जहाँ पर मेरा सवाल आए वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर इसको प्ले कर लो। ये ऐसे क्या है, एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अब मेरे को आप एक बात बताओ, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इन चारों में से जो भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होता है। अब दूसरा एक जो बात आई कि साहब ये ठीक है कि ये सभी तरीके के इलेक्शन करवाता है, लेकिन आपने जो लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस है उनकी चर्चा नहीं की। जो सरपंची के चुनाव होते हैं, जो हमारे लोकल जो म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव हो गए, लोकल गवर्नेंस का जो कंसेप्ट था बेटा, वो जो कंसेप्ट है वो ऑपरेट इससे नहीं होता। उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन।
और ये यहाँ से गवर्न नहीं होते, ये गवर्न होते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी। आप ALP से लेकर UPSC तक सब एग्ज़ाम की जो है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। अब देखो कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब है कि इसके अंदर कौन कौन होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है इस बॉडी की। तो इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, और उसके दो साथ में इलेक्शन कमिश्नर हो रहे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, दो इलेक्शन कमिश्नर हो गए। ये तो स्थिति है आज की, वर्तमान की। तो अब बात आई कि सर क्या ये हमेशा से यही था? जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो हमारे सामने समस्याएं आई कि भाई एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक देश को जो है वो मेंटेन करना, चला पाना इंडियंस के बस का नहीं है। ये जो है ब्रिटिशर्स ने कहा, क्योंकि जब सत्ता जाती है तो दर्द तो बेटा होता है ना सबको। तो उसी दर्द के साथ एक विंस्टन चर्चिल जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसने कहा था कि पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स एंड द लीडर्स ऑफ देयर आर लो कैलिबर एंड मैन्स ऑफ स्ट्रॉ, कि ये नहीं चला पाएंगे जी, आप इनको दे तो रहे हो, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमने करके दिखाया। ये हमारे नेताओं की प्रतिबद्धता थी कि आज भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। नेताओं की प्रतिबद्धता, आपकी प्रतिबद्धता, हमारी प्रतिबद्धता। तो ये जो त्यौहार आ रहा है ना बच्चों, जनरल इलेक्शन का, आप जिसका भी वोट बना है तो वो वोट कास्ट करे, वो वोट देकर आए, क्योंकि डेमोक्रेटिक की जो नींव होती है वहाँ के लोग ही उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव होती है। तो बात की हमने कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर। क्या स्टार्टिंग में ऐसे थे? नहीं। जब 1950 के अंदर इसका इलेक्शन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम खाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका कंसेप्ट था। अब उसके अंदर एक क्या रोल था कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो जो है इलेक्शन कमिश्नर भी इनके साथ नियुक्त कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एडल्ट व्यक्ति को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, कि जिसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर है वो वोट दे सकता है। पर एक अमेंडमेंट आया, जो अमेंडमेंट 61th अमेंडमेंट था 1988 के अंदर। उसके अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो 21 साल से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले को वोट देने का अधिकार मिल गया और वो इस डायरेक्टली डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस का हिस्सा बन गए, स्टेक होल्डर बन गए। अब बात आई कि इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दो इलेक्शन कमिश्नर है। अब चाहे तो प्रेसिडेंट क्या है, इनकी सहायता के लिए रीजनल कमिश्नर भी जो नियुक्त कर सकता है। अब अगली बात ये आती है कि कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स, हु विल डिसाइड दिस थिंग्स। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। इस चीज़ में से कभी ना कभी क्या है कि क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछने वाले में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो रीजनल कमिश्नर है, इनका टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिफाइन करता है? तो वो समय समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा होती है।
पर एक बात है कि एक बार अपॉइंट होने के बाद में कोई डिसएडवांटेज है वो इनके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टम को फेयर रखना है ना बच्चों। तो अब कंपोजिशन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो कि अभी हमने देखा कि 1950 के अंदर 15 अक्टूबर 1989 को तक तो क्या है, ये एक सिंगल बॉडी थी। जब 1988 में अमेंडमेंट आया तो उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहायता के लिए हमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और चाहिए। तो 16 अक्टूबर 1989 को ये 3 मेंबर बॉडी हो गई, जिसे क्या है आगे 1990 में वापस ख़त्म कर दिया गया। 1993 के अंदर ये जो पहले की व्यवस्था थी इसको वापस स्टोर कर लिया गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 2 इलेक्शन कमिश्नर के साथ 1+2 के कंसेप्ट में आज भी वर्तमान स्थिति में है। उसके बाद से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो बात ये हुई कि अब जी परमानेंट अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो क्या है, वो एक CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो अब बात आती है कि जब कोई डिसीजन बनाना होगा तो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चलेगी या इसके अंदर मेन डिसीजिव रोल किसका होगा। तो वैसे तो क्या है, जो इस बॉडी के चेयरमैन है वो कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। परंतु जब भी कोई डिसीजन होगा उसमें मेजॉरिटी वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी जिस साइड होगी, किसी मुद्दे पर कोई मैटर पर होता है तो उसके अंदर यहाँ भी मेजॉरिटी विंस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि CEC हैज़ इक्वल पावर, इक्वल सैलरी सिमिलर टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी सैलरी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब अगली बात, इनका टेन्योर कितना होगा सर। टेन्योर इनका जो होता है वो या तो 6 इयर्स का होता है अथवा 65 की एज। क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि यदि कोई इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक जॉब करता है तो उसका टेन्योर समाप्त हो जाएगा। और क्या और यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वहाँ पर जो है इलेक्शन कमिश्नर की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो 6 वर्ष तक जो यहाँ पर काम करेंगे तो इसके बाद क्या ये किसी गवर्नमेंट पद के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है हाँ, इसके बाद भी गवर्नमेंट इनको अन्य पद के लिए अपॉइंट कर सकती है, सब्जेक्टेड टू दैट कि वहाँ पर वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये स्टेटमेंट दिया हो सकता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है क्या वो फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है। एक स्टेटमेंट दे देगा, एक दूसरा स्टेटमेंट होगा और उसके अंदर आपको जवाब देना होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब CEC की क्या करनी है, इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करनी थी संविधान को। तो संविधान ने इसकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, एक तो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे दी है, क्योंकि इनकी जो रिमूवल प्रोसेस है ना सर, रिमूवल प्रोसेस सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। किसकी बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। ये ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। यानी कि इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। पर ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कारण प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ये जो है ऑफिस होल्ड नहीं करते।
क्यों? क्योंकि इनको रिमूव ओनली प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जा सकता। इनको जो रिमूवल प्रोसेस है वो कैसे होगा? बोथ हाउसेज हैव स्पेशल मेजोरिटी। जब दोनों सदनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होगी तो इस केस में ही जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको प्रूव किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके ऊपर जो भी मिसबिहेव के जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो कंडक्ट लगा है वायलेशन का, वो प्रूव हो जाए। उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद इनको जो है अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। और जो इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स हैं, इनको रिमूवल प्रोसेस क्या है? इनका रिमूवल प्रोसेस है कि ये जो है सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर हटाए जा सकते हैं। वो भी कब? जब इनके ऊपर सेम कंडीशन की मिसकंडक्ट, मिसबिहेव का जो है वो प्रूव हो जाए। अब फ्लॉज, अब दिक्कत ये आती है ना कि संविधान, हमारा संविधान बनाया गया है, श्रेष्ठ संविधान है, लेकिन कमियां क्या है ना, हर इंसान में होती है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कमियां आप में भी होगी, कहीं ना कहीं तैयारी में कहीं ना कहीं कमी होती है। परफेक्ट आइडियल जो स्टेज है उसको गेन करने की तरफ हम सदा मूव करते रहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम उस आइडियल स्टेज को गेन कर लेंगे। जैसे भी आप भी अपने अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए आइडियलिज्म की तरफ आकर्षित करते हो। तो ये पूरा संसार है ना बेटे, ये इस पूरा आइडियलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। हम परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फ्लॉज है, जो कमियां हैं, वो क्या दिखी? सबसे बड़ी कमी इस संविधान के जो इन क्लॉजेज में ये थी कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे उनके लिए कोई भी लीगल, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन का प्रावधान नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे फ़र्क, इस स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं देखना चाहूँगा कि कितना आप इस टॉपिक को डीपली समझ रहे हो और कितनी आप में समझ है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी जो टर्म्स है वो डिफ़ाइन नहीं करता। तो इसकी टर्म्स डिफ़ाइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और एक जो अलग गंभीर मुद्दा जिसकी मैंने चर्चा की थी अभी, कि संविधान में इसके फर्दर कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट हो तो इस चीज़ को रोका नहीं गया, इस चीज़ से डिबार नहीं किया गया। इनको क्या है, फर्दर जो है अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। तो जो सत्ता में सरकार है उसके साथ जो है भागीदारी के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जो इलेक्शन कमीशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होके ही काम करते हैं। पर एक आ जाता है ना, एक लालच आ गया यहाँ पर। हो सकता है कभी किसी टाइम में कोई आ जाए ऐसा जो किसी पद के लालच से कुछ चीज़ें जो है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके फेवर में कर दे। तो यदि ये ना होता तो ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी ज़्यादा होती। हालांकि अभी भी हमारा सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, इलेक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों, इलेक्शंस जो होते हैं वो आप मेरे को बताएं कि ईवीएम से इलेक्शन होते हैं, तो ईवीएम के अंदर कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी बताएं कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आपको पता है। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शंस। पावर एंड फंक्शंस गवर्न कहाँ से होते हैं, कौन से आर्टिकल से होते हैं? 324 to 329 उनसे के बारे में पढ़ा। तो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या रोल हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो सकते हैं, एडवाइजरी रोल हो सकते हैं, सलाह देने का काम करता है, क्वासी जुडिशियल रोल हो सकते हैं। अब क्वासी जुडिशियल क्या है जी? क्वासी जुडिशियल, क्वासी एक टॉपिक के अंदर हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो है एक साथ क्लियर हो रहे हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या हुआ कि इसके ये जो है हमारे को जुडिशियल, हमारे को नहीं, इलेक्शन कमीशन को, बच्चों इलेक्शन कमीशन को जुडिशियल राइट्स तो देता है, पर वो क्या है,
जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो उससे थोड़ा लोअर लेवल पर है। यदि कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये रिजॉल्व करती है। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई ना हो तो डायरेक्ट वो अप्रोच कर सकते हैं जुडिशरी के अंदर। तो इसका इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया कि भाई छोटी छोटी बातों को लेकर डायरेक्ट ही जुडिशरी जो है हमारा सिस्टम, उसके ऊपर लोड ना बढ़ जाए और जुडिशियल राइट्स हों। ये कैसे जुडिशियल राइट्स हो सकते हैं? लाइक कि कोई दो पार्टीज़ हैं, उनके अंदर एग्जिस्टेंस को लेकर जो विवाद है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके वॉयलेशन को लेकर विवाद है, या फिर जो है किसी पार्टी के अंदर सिंबल है उसको लेकर विवाद है। तो ये जो सारे विवाद और ये जो सारे पावर्स हैं, ये जब यूज़ करेगा तो वो इसकी क्वासी जुडिशियल पावर होगी। अब इलेक्शन कमीशन के वो पहले हमने देखे थे पॉइंट्स के अंदर, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये क्या क्या काम करता है। ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको डिफाइन करता है, किसकी सहायता से? डिलिमिनेशन कमीशन की सहायता से। जो डिलिमिटेशन कमीशन है उस एक्ट के अंदर जो रिवाइज किया जाता है, डिलिमिट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, असेंबलीज को, तो उसको ये डिफाइन करेगा। पैरोडिकली रिवाइज करता है रोल को, इलेक्टोरल रोल को। अब साल के अंदर कितने बार इलेक्टोरल जो रोल है वो रिवाइज होता है? 4 बार। एक टॉपिक और क्लियर हो गया। तो 3-3 महीने के अंतराल में जो है इलेक्टोरल रोल जो है वो रिवाइज किया जाता है। अब कौन कौन से महीने में होता है वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे को। दूसरा काम क्या करता है? ये नोटिफाई करता है शेड्यूल्स एंड डेट्स। फिर जो नॉमिनेशन है उनको स्क्रूटनाइज करता है, उनके छंटनी करना, किसी को एलिजिबल नहीं है तो उसको डिबार करना। और उसके बाद में क्या है? नोटिफाई डेट करना, शेड्यूल करना। ये काम तो अभी रिसेंटली किया है इलेक्शन कमीशन ने, अभी डेट्स अनाउंस की है जनरल इलेक्शंस के लिए। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको रिकॉग्निशन देना, उनको पहचान देना और उनको सिंबल प्रोवाइड करवाना। ये जितने भी सारे काम हैं ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं। अब जैसे ये अगला क्या है कि यदि इसके किसी पार्टीज के अंदर डिस्प्यूट है, कौन से पॉइंट को लेकर? किसी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल को लेकर, उसके अलॉटमेंट को लेकर, उसके स्टेटस को लेकर, तो वो रिजॉल्व ये करेगा इलेक्शन कमीशन अपनी क्वासी जुडिशियल पावर से। अब अगला कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये डिसाइड किया जाता है बच्चों डिफरेंट पार्टीज के द्वारा। पार्टीज ने मिल बैठ के पार्टियां मिली, उन्होंने डिसाइड किया एक आदर्श आचार संहिता कि हम सभी सहमति से इसका पालन करेंगे। और इसके जो डिटरमाइन करवाना, इसको जो पालन करवाना है उसके ऊपर नज़र रखने का काम जो करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। अब नेक्स्ट जो एडवाइजरी काम आ गए उनके, उसको देखते हैं। एडवाइजरी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में अपने को देखने को मिली है कि जब किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो किसकी राय लेते हैं? इलेक्शन कमीशन की राय लेते हैं। इलेक्शन कमीशन एडवाइजेस द प्रेसिडेंट अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एडवाइज करता है किस मैटर में? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के मैटर में। दूसरा, एमपी की तो बात आ गई साहब, अब और किसको एडवाइज करेगा? गवर्नर को एडवाइज करेगा। किसके मैटर में? यहां पर हो गई है गलती, MLA, क्योंकि हमने देखा था अभी पिछले स्लाइड का रोल आ गया इसमें। हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन कहाँ काम करता है, कौन कौन से इलेक्शन के अंदर काम करता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा उनके इलेक्शन इसके अंडर में आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन आएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर से जब कोई MLA डिस्क्वालीफाई होगा तो उस मामले में भी ये जो है एडवाइज करेगा गवर्नर को।
और अगला जो रूल है वो क्या एडवाइस है कि जब इमरजेंसी प्रोविज़न है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या अभी वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं या फिर और जो है इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए इमरजेंसी में। इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। अब बात आती है कि जी लेवल क्या है, इलेक्शन कमिश्नर के लेवल क्या हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर तो हर जगह जाके काम कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर इन हिरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर नीचे लोग होते हैं, तो उसके अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स कहाँ नियुक्त होते हैं? स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर नियुक्त कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसकी एडवाइस से? स्टेट की एडवाइस से। तो अब एक डिफरेंस आ गया कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और किसकी एडवाइस से नियुक्त किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब कहीं वो कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख सकता है कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं स्टेट की एडवाइस पर, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। या फिर वो ये लिख सकता है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस मामले को आपको समझना है, इसको बस डिफरेंशिएट करके रखो और आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो स्टेट के अंदर होता है। इसके बाद आई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ये जो वहाँ के माननीय कलेक्टर होते हैं वो होते हैं जो आप अभी बनने वाले हो। आप बनोगे तब क्या बनोगे? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। और अब जब आप सीनियर हो जाओगे तो इट में भी पॉसिबल आपको मौका मिलेगा। इनके सहायता के लिए भी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर रखे जाते हैं, वो सिविल सर्विसेज से आते हैं, तो वहाँ जाने का भी मौका आपको मिल सकता है। इसके बाद जो डीसी होता है, डीआरओ होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर। तो होपफुली हमने अभी तक इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक आपके कोई डाउट नहीं रह गया होगा। इलेक्शन कमीशन को हमने डिटेल में देख लिया, जो जो इसके एग्ज़ाम में से रेलेवेंट जो है, जो मेन पॉइंट्स है उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए देखते हैं। अभी हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा, उसको हम अब रिवाइज करते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन करवाने थे, तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए कौन से आर्टिकल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल में उसको डिफाइन किया गया होगा, तो वो क्या है? आर्टिकल 324 टू 329, 324 से 329। इसमें क्या और क्या प्रोविज़न मिलता है? राइट टू वोट। तो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, आर्टिकल 324 में राइट टू वोट मिलता है कि राइट टू वोट सर क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, कौन सा राइट है? नेचुरल राइट है। तो देखिए, जो राइट टू वोट है वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 324 में। 324 में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये फंडामेंटल राइट हो सकता है? क्योंकि जो कंफ्यूजन होगा ना वो फंडामेंटल राइट के पास होगा। फंडामेंटल राइट कहाँ है? पार्ट 3 12 से 35। तो ये क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन किस किस के इलेक्शन करवाता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है। और जो लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन होंगे वो कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है?
अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत के द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। रिमूवल प्रोसेस किसके सिमिलर थी? सेम एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसी से रिमूव जो है इलेक्शन कमिश्नर को किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट, ये बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, इसका स्टेटस परमानेंट है। और इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पेशल मेजॉरिटी दोनों जब सदनों में पास होगा बिल स्पेशल मेजॉरिटी से, उसी कंडीशन के अंदर रिमूवल जो है वो किया जा सकता है। इसलिए इसका और स्टेटस जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट रखा हुआ है। टेन्योर क्या होता है? 65 इयर्स और 6 इयर्स। 6 साल का टेन्योर है। यदि उससे पहले 65 की उम्र हो जाती है तो इसका जो टेन्योर है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने एक ही जगह पर जो पूरा समराइजेशन था वो देख लिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन कमीशन? कौन सा? 324 ए इज द करेक्ट। देखते ही सही जवाब। अब हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा करती है क्या? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नहीं। देन द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। ALP 2018 का क्वेश्चन। करंटली कितने इलेक्शन कमीशन मेंबर्स हैं? 1 + 2 = 3। पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, हम तो सब जानते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म? इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था? तो वो क्या हुआ? 1950। आप वीडियो को क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर देने की कोशिश करो, फिर उसको मैच करो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और बूस्ट होगा। अब क्या होगा? टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है? देखिए 5 साल, गलत जवाब, 6 साल होगा। तो इन दोनों 6 में से B या C? इधर 60 इज रॉन्ग, देन C इज द राइट आंसर। मतलब 6 साल 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो। पहली जो महिला इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन थी? VS रमा देवी। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRO नियुक्त करता है, वो कौन होता है? जो आप बनोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखते हैं, राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए। राइट टू वोट क्या है? देखिए सवाल आ गया UPSC 2017। कौन सा राइट है? लीगल, नेचुरल, फंडामेंटल? नो। तो 324 में तो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट से कंफ्यूजन होता है भाई कि वोट देना तो हमारा मूल अधिकार होगा, पर नहीं, ये 324 में मेंशन है, वो 12 से 35 है। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखते हैं, एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये भी तो अब ये आपके बाकी एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस भी है भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। 5 मेंबर बॉडी है क्या? नहीं। कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी। फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। पहला गलत, जहाँ पे 1 नंबर है वो गलत हो गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। यूनियन मिनिस्ट्री इलेक्शन शेड्यूल, होम मिनिस्ट्री जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करती है। अभी हमने क्या पढ़ा था उसके फंक्शंस के अंदर? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो सेकंड आल्सो इज द रॉन्ग आंसर। 2 नंबर जहाँ जहाँ है वो गलत, बचा क्या? 3, ओनली 3 इज द राइट आंसर। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या हुआ? कौन सा जो है ये उसकी पावर हुई? क्वासी जुडिशियल पावर।
जिसका यूज़ करके डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है। तो थैंक यू सो मच। होपफुली हमने इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए, और आप जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही सुनते रहें। आपका प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम अगली वीडियो के साथ